एक बहुत बड़ा सवाल पाकिस्तान के अंदर ये उभर रहा है कि इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है। इमरान खान साहब जनरल बाजवा साहब को इसके ज़िम्मेदार समझते हैं, मौजूदा हुकूमत इमरान खान साहब को इसके ज़िम्मेदार समझती है, इस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों को ज़िम्मेदार समझते हैं और ये सारे मिल के इस्टेब्लिशमेंट को ज़िम्मेदार समझते हैं। असल ज़िम्मेदार इस सूरत हाल का कौन है? क्या वो जनरल बाजवा साहब हैं, क्या वो शौकत तरीन साहब हैं, क्या वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं और क्या वो इमरान खान साहब हैं? ये हम आज के वीलॉग में आपको बताएंगे। कल जब रुपए की कदर कम होना शुरू हुई और डॉलर मजबूत होना शुरू हुआ और 19 रुपए अचानक उसमें इजाफा हो गया, तो उसके बाद इमरान खान साहब की एक ट्वीट आई। इमरान खान साहब की इस ट्वीट से किसी हद तक मैं मुत्तफिक भी हूं, लेकिन इसमें एक ऐसा पोर्शन है कि जिसने मुझे ये वीलॉग करने पर मजबूर कर दिया। ये ट्वीट इमरान खान साहब की है जो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है। इमरान खान साहब का ये कहना है कि कदर में, डॉलर की कदर में 62% से ज़ायद या डॉलर के मुकाबले में 110 रुपए की गिरावट की शक्ल में पीडीएम ने 11 माह में रुपए को अमलन ज़िबा कर दिया। इससे कर्जों में 14.3 खरब का इजाफा हुआ। ये इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं, वाकई इतना इजाफा हुआ है। महंगाई 31.5% इजाफा हुआ और ये बात भी ठीक है इमरान खान साहब की। और 75 साल की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची महंगाई, और ये बात भी बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी इन 11 महीनों में हुई, ये बात उनकी दुरुस्त है। उसके बाद वो कहते हैं कि कौम तब्दीली हुकूमत की साजिश की भारी कीमत अदा कर रही है, जिसके ज़रिए साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मुजरम कौम पर मसल्लत की है। ये साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब हैं। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जनरल बाजवा साहब ने इन लोगों को मसल्लत किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इतने बड़े क्राइसिस का शिकार है। हम इस स्टेटमेंट को यहाँ से में थोड़ा सा इख्तलाफ है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक है इमरान खान साहब की। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और फिर इसकी बुनियाद पे हम फैसला करेंगे कि क्या वाकई सिर्फ जनरल बाजवा अकेले इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार है या कोई और भी इस गुनाह में या इस जुर्म में शामिल है, या जनरल बाजवा साहब बिल्कुल ही फारग हैं, उनका इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं और ये सब कुछ जो भी किया ये किसी और ने किया। तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा इस सारी सूरत हाल को। पाकिस्तान में एक NFC 7th NFC अवार्ड हुआ था। ये शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़जाना थे उस वक्त और आसिफ अली ज़रदारी साहब की गवर्नमेंट थे। उस दौर में ये एक फ़ैसला हुआ कि हमें मैक्सिमम पैसे सूबों को देने चाहिए, क्योंकि तमाम तरक्याती काम सूबों ने करने होते हैं। तो जब सूबों के पास पैसे होंगे तो वो सड़कें बना सकेंगे, नालियाँ बना सकेंगे, हस्पताल बना सकेंगे, स्कूल बना सकेंगे और वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकेंगे। 7वां NFC अवार्ड जब हुआ तो उसके बाद 62% रकम, यानी जो पाकिस्तान के ख़जाने में जितना पैसा आ रहा है उसमें से 62% सूबों के पास चला गया और इसमें कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है। अब ये मेजर चंक था जो यहाँ से ख़जाने से निकला और उसके बाद सूबों में चला गया और उसके बाद सिर्फ 38% रकम बच गई। अब वफाक के पास सिर्फ 38% रह गए। अब वफाक ने इस 38% रकम से क्या क्या करना है? उसने सारे कर्ज़ों की किस्तें और सूद अदा करना, उसने पूरा डिफेंस का जो मैकेनिज़्म है उसका सारा बोझ भी बर्दाश्त करना है, उसने वफाकी हुकूमत के जो खर्चे हैं, जो वजारतें हैं, जो ज़ाहिर है जो एग्रीमेंट्स हैं, उन सब की किस्तें भी अदा करने, और इसके साथ साथ जो एग्रीमेंट्स है दूसरे मुल्कों के साथ वो भी वफाकी हुकूमत ने करने। प्राइम मिनिस्टर ने भी जाना है, उसका ख़र्चा भी इसी पैसे से होगा। प्रेसिडेंट ने भी मुल्क से बाहर जाना है, उसका ख़र्चा भी इसी बजट से होगा। बाहर से डेलीगेशंस ने भी आना है, उसका ख़र्चा भी ज़ाहिर उसी से होगा। पाकिस्तान ने बेशुमार जगहों पे फ़ीसें अदा करनी होती हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देना होता है। यूएन के बहुत सारे इदारों में पाकिस्तान ज़ाहिर उसका मेंबर है और उसकी एक फ़ीस है, वो भी हमने अदा करनी होती है। वो रकम भी वफाक ने अदा कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो बिजली है, जो गैस है, बाकी सारी चीज़ें हैं, वो भी वफाक के ज़िम्मे हैं। और जितने इदारे मसलन PI है, फिर स्टील मिल है, फिर इसके साथ साथ बाकी जो बहुत सारे इदारे हैं वो भी वफाक के पास हैं और उन सब के अखराजात भी वफाक ने बर्दाश्त करने हैं। इसके साथ साथ वफाक ने डैम्स भी बनाने हैं इदारे, इसके साथ साथ वफाक ने नए बिजली के कारखाने भी लगाने हैं, इसके साथ साथ वफाक ने नई गैस भी इंपोर्ट करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी वफाक उसका ज़िम्मेदार है। फिर डॉलर को मेंटेन करना ताकि डॉलर इतने कम ना हो जाएंगे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, वो भी वफाक की ज़िम्मेदारी है।
और स्टेट बैंक ज़ाहिर है वो भी वफाक की जिम्मेदारी है, और बाकी सारी चीज़ें में जो इसमें ज़ाहिर सूबे तो जिम्मेदार नहीं है। सूबों ने ना दफाई अखराजात बर्दाश्त करने हैं, ना ही उन्होंने किसी दूसरे मुल्क के साथ कोई एग्रीमेंट किया हुआ है कि उसकी किस्तें अदा करें, और ना ही उन्होंने जो सूद है और किस्तें हैं कर्ज़ों की वो अदा करनी है, और ना ही उन्होंने कोई इंटरनेशनल फ़ीस अदा करनी है। लिहाजा सूबे 62% रकम लेके साइड पे हो गए, और जो बाकी पूरे मुल्क का बर्डन है या पूरी दुनिया का जो बर्डन है वो 38% के ऊपर आ गया, जो ज़ाहिर है पाकिस्तान जैसा मुल्क अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो पहली बुनियाद जो है शौकत तरीन साहब ने 7th NFC अवार्ड में रखते, और उसका नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान यहाँ पे पहुँचा। उसके बाद जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो इमरान खान साहब ने बेशुमार गलत काम किया, लेकिन उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया, और वो काम था हफीज़ शेख साहब को वज़ीर ख़जाना बनाना। हफीज़ शेख साहब से लाखों इख्तलाफ आप कर सकते हैं, उनकी फ़िलासफ़ी से कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हफीज़ शेख IMF का हिस्सा रहे हैं, वो इंटरनेशनल बॉडीज़ में काम करते रहे हैं, उनको पता है कि IMF या वर्ल्ड बैंक काम कैसे करता है, तो वो उनके अंदर के भेती थे। तो उन्होंने इस इकानमी को आहिस्ता आहिस्ता चलाना शुरू किया। हफीज़ शेख की फ़िलासफ़ी ये थी, वो ये कहता था कि अगर हम इकानमी को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे तो इकानमी हीटअप नहीं होगी। जब हीटअप नहीं होगी तो ये जो ट्रेड बैलेंस है वो कायम रहेगा, यानी जितने डॉलर हमारे पास हैं उनमें से कुछ हमें बाहर देने पड़ेंगे और बाकी पैसे हमारे पास बच जाएंगे। और जब इकॉनमी हीटअप हो जाती है तो ज़ाहिर है एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, जब एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं तो आपको इंपोर्ट्स भी बढ़ानी पड़ती हैं, जब इंपोर्ट्स बढ़ानी पड़ती है तो वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ख़राब हो जाता है, फिर आपके पास पैसे आते कम हैं डॉलर्स और जाते ज़्यादा हैं, उसका ज़ाहिर फिर मुल्क को नुकसान होता है। तो हफीज़ ये स्टेप बाय स्टेप चला रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी क्योंकि हमारी इकॉनमी जो है या ग्रोथ जो है 1% पे है, हम इसे 5% पे फ़ौरन नहीं ले जा सकते। हम पहले 2% पे जाएंगे, फिर 3% पे जाएंगे, फिर 4% पे जाएंगे, फिर 5% पे जाएंगे, और फिर जाके हम 6% पे जाएंगे। हमें छलांग नहीं लगानी चाहिए। तो ये मामला बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन ऑल ऑफ सडन 2021 में इमरान खान साहब ने हफीज़ शेख साहब को फारिग करके उनकी जगह शौकत तरीन को ऐड कर दिया। अब शौकत तरीन साहब को जब ऐड किया गया तो एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि शौकत तरीन इस तरह आए, क्योंकि इकॉनमी उस वक्त ठीक चल रही थी, लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने और उसके बाद शौकत तरीन साहब आ गए। जब शौकत तरीन साहब आए तो उन्होंने आते ही दो बड़ी गलतियाँ की। एक तो उन्होंने इकॉनमी को हीटअप कर दिया, उन्होंने फौरी तौर पर इंपोर्ट्स खोल दी और कहा कि जिसने मशीनरी मंगवानी मंगवा ले, जिसने रॉ मटेरियल मंगवाना है मंगवा ले, और उन्होंने कहा कि एक्सपेंड करें आप अपने बिजनेस को। ठीक हो गया। तो जब उन्होंने ओपन किया इसको तो उसका नुकसान ये हुआ कि जब बाहर से मशीनरी आनी शुरू हुई, बाहर से रॉ मटेरियल बढ़ना शुरू हुआ, तो यहाँ से जो डॉलर जमा किए हुए थे वो फौरी तौर पर बाहर जाना शुरू हो गया। तो ज़ाहिर जब आप चीज़ें खरीदेंगे तो LC खोलेंगे, जब आप LC खोलेंगे तो आपने डॉलर्स में पेमेंट करनी है। तो अब आपने जब डॉलर्स में पेमेंट की तो हमारे जो रिजर्व्स थे वो फौरी तौर पर नीचे आए। तो शौकत तरीन साहब के आते ही $4 बिलियन फौरी तौर पे पाकिस्तान के कम हो गए उस वक्त। लेकिन ज़ाहिर है उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब इंपोर्ट बढ़ी तो टैक्सेस बढ़ गए। ज़ाहिर है जब आप ड्यूटी देते हैं तो ड्यूटीज़ भी आपके पास जमा होती हैं, तो साथ FBR बड़ा तगड़ा हो जाता है। तो साथ ही इमरान खान साहब ने देखा, देखें जी हमारे टैक्सेस में इजाफा हो रहा है, हमारे कस्टम में इजाफा हो गया, तो हमारा रेवेन्यू बढ़ गया। तो उस वक्त बहुत से लोगों ने उनको बताया, जिसमें जनरल बाजवा साहब भी शामिल थे, उन्होंने इमरान खान साहब से कहा कि सर हम डॉलर बार भिजवा के रुपयों में टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, और ये कहाँ की अक्लमंदी है। रुपयों में टैक्स अगर फ़र्ज़ करें कि 40 गुना भी बढ़ जाए तो हमें उसका इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना हमारे पास डॉलर होंगे तो उसका होगा, क्योंकि डॉलर होगा तो हमारी इकॉनमी तगड़ी होगी। तो हमने टैक्स ज़रूर बढ़ाना है, लेकिन हमने डॉलर्स भी अपने पास रखने हैं। लेकिन इमरान खान साहब उस वक्त नहीं माने और फिर ज़ाहिर इकॉनमी हीटअप हुई। जब हीटअप हुई तो डॉलर बड़ी तेज़ी से बाहर जाना शुरू हो गया। दूसरी गलती शौकत तरीन साहब ने यह की कि हफीज़ शेख साहब ने IMF के साथ एक एग्रीमेंट किया था और एग्रीमेंट के मुताबिक चल रहे थे। लेकिन जब हफीज़ शेख साहब चले गए तो शौकत तरीन साहब ने जो उस वक्त बजट दिया 2021 का, उस बजट में उन्होंने कुछ ऐसे इकदाम किए कि जो IMF के साथ जो एग्रीमेंट था उसके खिलाफ थे। लिहाजा IMF नाराज़ हो गए। जब IMF नाराज़ होगी तो एक डेडलॉक हो गया। उस डेडलॉक का नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान के जो मालियाती ज़खायर थे वो फिर तेज़ी से नीचे गिरने लगे और पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगने लगी। पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में फंस गया। तो फिर शौकत तरीन साहब दौड़ के IMF के पास गए और नवंबर में इन्होंने एक दोबारा मुआहिदा किया, और वो जो मुआहिदा किया उसके तहत IMF ने पाकिस्तान की किस्त जारी करने का ऐलान कर दिया और फरवरी में हमें वो किस्त मिलनी थी। अब जो ही फरवरी आया और हमें पहली रकम मिली, हमारे ख़जाने में आई, तो फौरी तौर पे शौकत तरीन साहब ने वो एग्रीमेंट तोड़ दिया, क्योंकि हमने वादा किया था कि हम
पेट्रोल की कीमत में थोड़ा थोड़ा हर महीने इजाफा करेंगे, ताकि फिर एक उस लेवल पे आ जाए कि जहाँ पे हम किस्त देने के काबिल हो जाएं, जहाँ पे IMF और पाकिस्तान दोनों कंफर्टेबल हो जाएं। लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब को पता था कि मेरी गवर्नमेंट जा रही है और वो लोगों को खुश करना चाहते थे, तो उन्होंने अचानक 10 रुपये पेट्रोल की कीमत कम कर दी। अब जो ही ये कीमत कम हुई तो IMF ने फिर कहा कि जी आप तो अभी हमारे साथ एग्रीमेंट करके गए थे और आपके अकाउंट में जो ही पैसे आए तो आपने फौरी तौर पर उस मुआहदे को तोड़ दिया, लिहाजा अब आपको अगली किस्त नहीं मिलेगी। तो जब IMF ने ये कह दिया तो उस वक्त आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये जो अगली गवर्नमेंट आएगी ये इनके बस की बात नहीं है, ये इकॉनमी नहीं चला सकेंगे। बल्कि इस दौरान वो बार बार ये भी कहते हैं कि मैंने शौकत तरीन को जनरल बाजवा के पास भिजवाया था और उनसे कहा था कि ये जो लोग आ रहे हैं ये लोग मुल्क को तबाह कर दें, लिहाजा आप इन्हें रोकें। अब शौकत तरीन साहब जो मशवरा लेके गए थे जनरल बाजवा साहब के पास, उसका क्या मकसद था? उसका यही मकसद था कि फ़ौज आगे बढ़ के डंडे के ज़ोर पे ये जो लोग टूट रहे हैं, MKM अलग हो रही है, कॉफ लीग अलग हो रही है, बाप पार्टी इनसे अलग हो रही है, अख्तर मैंगल साहब इनसे अलग हो रहे हैं, उनको वापस लाएं। तो यही मकसद था। तो अब अगर आप उस वक्त ये चाहते थे कि फ़ौज बाकायदा इंटरवेंशन करके इन जो इत्तेहादियों को जो इमरान खान साहब का साथ छोड़ रहे हैं उन सब को वापस लाए, तो इसका क्या मतलब लिया जाए? इसका ये मतलब ना लिया जाए कि इमरान खान साहब चाहते थे कि फ़ौज सियासत के अंदर भी रहे और इनके साथ भी रहे। दूसरा, जब ये इमरान खान साहब कल भी मान रहे थे, बल्कि आज भी उन्होंने माना कि शौकत तरीन को मैंने भिजवाया था उनके जनरल बाजवा साहब के पास। अब सवाल ये है कि 2022 में, मार्च 2022 में आप वज़ीर ख़जाना को आर्मी चीफ के पास क्यों भिजवा रहे हैं? क्या इकॉनमी चलाना फ़ौज का काम है? अगर तो आप ये समझते हैं कि फ़ौज का काम है फिर तो ठीक है, आपने शौकत तरीन साहब को भिजवाया इनके पास। लेकिन अगर आप बार बार ये कहते हैं कि फ़ौज को इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए, इकॉनमी चलाना गवर्नमेंट का काम है, फ़ौज का काम नहीं है, तो फिर आप वज़ीर ख़जाना को आर्मी चीफ के पास क्यों भेज रहे हैं? ये भी एक सवाल है जिसका जवाब ज़ाहिर है इमरान खान साहब को देना चाहिए। अब उसके बाद जब फ़ौज ने या इस्टेब्लिशमेंट ने माज़रत कर ली प्राइम मिनिस्टर से कि हम सियासी तौर पे आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, तो उसके बाद गवर्नमेंट चली गई। अब गवर्नमेंट चली गई तो इमरान खान साहब को पता था कि जो कुछ हमने बोया है अब उसकी फसल तो काश्त होगी। जब फसल काश्त होगी तो लोगों को ये फसल खानी भी पड़ेगी। तो उसका अब नतीजा देख लें कि ये जो इकॉनमी है अब उसकी सूरत हाल ये हो गई। और इस दौरान जब भी IMF के साथ मुज़ाकरात होते रहे उस वक्त इमरान खान साहब कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहे कि जब वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने IMF के साथ मुज़ाकरात करने थे तो ऐन वक्त पे इमरान खान साहब ने 25 मई का लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। उससे पहले ये फैसला हुआ था कि वो लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐन उस वक्त लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। लिहाजा IMF और पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात तो डेडलॉक का शिकार हो गए। और फिर उसके बाद जब भी उस तरफ से पेशरफ्त होती थी तो इधर से कुछ ना कुछ हो जाता था। आज भी जब IMF के साथ तातुल के शिकार है मुज़ाकरात तो इमरान खान साहब देख लें टांग अड़ा रहे हैं, मसलसल अड़ा रहे हैं। तो मुझे बाज़ औक़ात महसूस ये होता है कि जानबूझ के इस मुल्क की इकानमी को ख़राब किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि इसहाक डार साहब को उनका तकब्बुर ले बैठा है, क्योंकि इसहाक डार साहब बार बार ये कहते थे कि मैं आऊँगा तो पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाएगी। वो ये कहते थे कि पाकिस्तान में जो डॉलर की वैल्यू वो 185 रुपये है, इससे ऊपर जानी नहीं चाहिए। और जब बल्कि वो पाकिस्तान आए तो डॉलर की प्राइस नीचे गई थी, इसमें कोई शक नहीं, और ये उनका कमाल था उस वक्त। लेकिन उस वक्त जब ये डॉलर गिरा तो 1100 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ था पाकिस्तान को, इसके कर्जे नीचे चले गए। तो उस वक्त इसहाक डार साहब ने इसका बहुत क्रेडिट लिया था, बड़ा प्राइड फील किया था कि देखिए मेरे आने से पाकिस्तान के कर्ज़ों में 1100 अरब रुपए की कमी हुई है। लेकिन कल जब डॉलर में 19 रुपये इजाफा हुआ तो 1800 अरब रुपए कर्जे बढ़ गए। तो ज़ाहिर ये भी इसहाक डार साहब को इसकी ज़िम्मेदारी भी लेनी चाहिए कि इन्होंने कर्जे भी बढ़ा दिए। गो इसहाक डार साहब ने जिस तरह कहा था वो उस तरह हो नहीं सका, और ज़ाहिर है अब इसहाक डार साहब इस वक्त बुरी तरह गिरदाब में है और बुरी तरह इस वक्त बदनामी का कीचड़ भी उनके ऊपर उछाला जा रहा है और वो उसको फेस भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे बाज़ औक़ात इनसे हमदर्दी भी हो जाती है, इसलिए भी होती है कि एफ़र्ट बहुत कर रहे हैं। कि आप खुद देखें कि 3.2 बिलियन डॉलर रिजर्व्स के बावजूद पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ तो हमें इसका क्रेडिट इसहाक डार को देना पड़ेगा। अगर ये कोई और होता तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान वाकई डिफ़ॉल्ट हो जाता। तो इस शख्स का कोई ना कोई कमाल है कि इस नहज पे पहुंचे हुए भी गाड़ी को नीचे नहीं गिरने दिया उसने। लेकिन बहरहाल अब क्योंकि सामने वही हैं और जब गले में घंटी बंध जाए तो फिर ज़ाहिर बचती भी है। तो इसहाक डार साहब के गले में घंटी बंधी हुई है और अब बच भी रही है और हर शख्स उनकी तरफ मतवज्जो भी हो रहा है।
लेकिन इसहाक डार साहब की तमाम मजबूरियां और गलतियों के बावजूद मैं ये समझता हूं कि इस सूरत हाल का जिम्मेदार सिर्फ एक ही है, उसका नाम है शौकत तरीन, और उसके पीछे हैं इमरान खान साहब। इमरान खान साहब अगर इस मुल्क पर रहम करते तो ये एग्रीमेंट ना टूटता तो पाकिस्तान की माशी हालत आज ये ना होते। और फिर इसके बाद भी जब IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे तो ये मुज़ाकरात होने देते ताकि पाकिस्तान ट्रैक पे रहता। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब को सूट नहीं करता, लिहाजा जब भी IMF के साथ को पाकिस्तान के मुज़ाकरात करीब पहुंचते हैं तो इमरान खान साहब कुछ ना कुछ कर देते हैं। अब अगले हफ्ते फिर मीटिंग है, लेकिन आप देख लीजिएगा कि जो ही स्टाफ लेवल की मीटिंग में पाकिस्तान और IMF किसी मुआहदे करीब पहुंचेंगे तो इमरान खान साहब यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे और फिर ये मुआहदा एक बार फिर मुअत्तल हो जाएगा, फिर इल्तवा का शिकार हो जाएगा। तो पाकिस्तान को अगर आप बचाना चाहते हैं, पाकिस्तान को अगर आप चलाना चाहते हैं, तो आप इमरान खान साहब की मिन्नत करें, उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं और साथ उन्हें कहें कि सर बेहतरीन रास्ता यही है कि आप किसी पॉलिटिकल सोल्यूशन पे जाएं, आप इस तरह न करें, क्योंकि इसके बाद अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नुकसान पहुंच गया और आप भी आ गए तो ये सारा मलबा आपके सर के ऊपर गिर जाएगा। फिर आप ये नहीं कह सकेंगे कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, पिछली हुकूमत जिम्मेदार थी, क्योंकि आज जो कुछ आप कर रहे हैं ये आपको काटना पड़ेगा। और ये कहा जाता है कि जब जो बोया जाता है एक बीज वो काटा जाता है, लेकिन एक बीज के बाद एक बीज नहीं काटा जाता, हज़ारों बीज काटने पड़ते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हर बीज हज़ारों बीज पैदा करता है, हज़ारों पौधे पैदा करता है। तो आपने जो बीज बो रहे हैं आपको ये काटने पड़ेंगे और ये बहुत ज़्यादा तादाद में काटने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले ज़ाहिर है अवाम पाकिस्तान के वो ज़्यादा सफ़र करेंगे। तो पाकिस्तान के अवाम बहुत ज़्यादा मज़लूम है और शौकत तरीन साहब से डेफिनेटली सवाल पूछना चाहिए।